नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं इजराइल, फलस्तीन, लेबनान, ईरान, मिडिल ईस्ट और इसके बहाने सारी दुनिया की खबरें लेकर। सबसे पहले यह खबर अमेरिका से थोड़ी अलग तरह की खबर। फ्लोरिडा में एक किस्सा होता है। एक जायनिस्ट, एक यहूदी जो है वो दो लोगों को गोली मारता है और उसके बाद जाकर थाने में कहता है कि मैंने दो फलस्तीनियों को गोली मार दी है। उसके बाद यह पता चलता है कि जिसको उसने गोली मारी है वो इजरायली थे, फलस्तीनी नहीं थे। यानी अपने नशे में, अपने पागलपन में, अपने नफरत में इसने दो इजरायलियों को मार दिया। और मजेदार बात यह है कि यह खबर आपको ज्यादातर बड़े अमेरिकी अखबारों में या फिर इजराइल के अखबारों में या तो गायब मिलेगी या दो लाइन में मिलेगी। अपने यहां भी कई बार होता है, खबर आती है कि मुसलमान समझ के मार दिया, बाद में पता चलता है कि यह तो हिंदू थे। मेरे जैसे लोग सवाल उठाते हैं कि क्या मुसलमान हो तो उसको मारना सही साबित हो जाता है? क्या लोगों को यह अधिकार दिया गया है कि वो किसी को भी मार दें? फ्लोरिडा का ये जो ज्यूइश नागरिक था, जो वहां का ज़ायनिस्ट था, जो इजराइल समर्थक था, उसने ये समझ के गोली मारी कि वो दो फलस्तीनियों को मार रहा है। उन फलस्तीनियों का अपराध कोई नहीं था। अगर वो फलस्तीनी भी होते तो उनका अपराध कोई नहीं था। वो फ्लोरिडा में घूमने गए हुए थे और पता ये चला कि उसने दो यहूदियों को ही मार दिया है। तो जब नफरत सर पे चढ़ के बोलती है तो आप अपना ही नुकसान करना शुरू कर देते हैं। आपके समझ में नहीं आता है कि आपका जहर, आपका नफरत आपको कितना नुकसान पहुंचा रहा है। और ये काम तो ईमानदारी से कहें तो ये काम पूरा इजराइल मिलकर कर रहा है। ये काम नेतन्याहू कर रहा है, ये काम कार्ड्स कर रहा है, ये काम स्मॉरिच कर रहा है, ये काम बेन ग्वेर कर रहा है। पूरे इजराइल की लीडरशिप अपने पागलपन में अपने ही मुल्क का नुकसान कर रही है। आज पता चले ना चले, कल जरूर पता चलेगा। आप देखिए, लेबनान में इतना शोर था कि लेबनान हम खाली नहीं करेंगे, 18 फरवरी को हम खाली नहीं करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम लेबनान के अंदर घुसे रहेंगे, हम सीज फायर को एक्सटेंड करने की बात करेंगे। फिर कल रात अचानक जबान बदलने लगी, कल रात अचानक सारा ट्रेंड बदलने लगा और यह खबर आनी शुरू हुई कि इजराइल लेबनान से वापस लौटेगा। और उसके बाद यह खबर आई कि 5 पोस्ट हैं। पांचों पोस्टों का मैं नाम पढ़ देता हूं, आप नक्शे में देख सकते हैं। लेबोने, माउंट ब्लैट, ओएडा हिल, आजलेया और हेमामिस। ये 5 पोस्ट ऐसी हैं जहां इजराइल कह रहा है कि हम अपनी आर्मी रखेंगे और लेबनान ये कह रहा है कि जो जगह खाली की हैं इजराइल ने, जहां से वो हटा है, उन जगहों पर लेबनान की आर्मी आ गई है। अब देखिए, लेबनान का किस्सा बहुत मजेदार है। लेबनान में एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो अमेरिका के तलवे चाटने के लिए बिल्कुल बेकरार है। वो चाहता है कि किसी तरह से हिजबुल्लाह खत्म हो जाए तो बाकी अरब स्टेट जैसे अमेरिका के तलवे चाटते हैं और इजराइल के तलवे चाटते हैं, हम भी वैसे ही चाटना शुरू कर दें और हमारे विदेशी बैंक अकाउंट्स में माल भरना शुरू हो जाए। हम ज्यादा से ज्यादा सुंदर तरीके से अपनी जिंदगी गुजार सकें, भले लेबनान हमेशा के लिए अमेरिका और इजराइल का गुलाम बन के रह जाए। ऐसा एक हिस्सा है वहां पर। हिजबुल्लाह ने इस बार सीज फायर नहीं तोड़ा, अपनी तरफ से लड़ाई नहीं शुरू की, ताकि वहां के जो रहने वाले हैं, लेबनान के जो नागरिक हैं, उनको यह समझ में आ जाए कि उनकी आर्मी और उनकी सो कॉल्ड सरकार कितनी नाकाबिल है। आप सोचिए कि जंग जब चल रही थी हिजबुल्लाह से तो इनमें से किसी पॉइंट पर कब्जा नहीं कर पाया था इजराइल। लेकिन अब जब जंग खत्म हो गई, जब सीज फायर हो गया, तो उसने न केवल कब्जा कर लिया बल्कि अब वो कह रहा है कि इन जगहों को हम खाली नहीं करेंगे। नतीजा क्या है? नतीजा बहुत साफ है। मतलब इसका बहुत साफ है कि लेबनान की जो गवर्नमेंट और लेबनान की जो आर्मी है वो इजराइल को पीछे ढकेलने में नाकाम है। उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इजराइल को पीछे हटा सके। जिस इजराइल से हिजबुल्लाह पूरी मजबूती के साथ लड़ रहा था, हसन नसरुल्लाह साहब शहीद हुए और भी बहुत सारे लोग मारे गए, इसके बावजूद हिजबुल्लाह पीछे नहीं हटा, लगातार लड़ाई लड़ रहा था और इजराइल को नुकसान पहुंचा रहा था। वही इजराइल सीज फायर के बाद लगातार सीज फायर वायलेशन करता है। कभी एक छोटे से बच्चे को उठा ले जाता है, 13 साल की बच्ची को इन्होंने मारा है वहां पर, कई सारे बच्चों को अगवा किया है। यह सब कुछ करता है और लेबनान की आर्मी हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है। सीधा मतलब क्या है कि लेबनान की आर्मी लेबनान की रक्षा करने में सक्षम नहीं है। ऐसे में क्या होगा? ऐसे में वहां जो हिस्सा अमेरिका और इजराइल को नहीं पसंद करता है, उसके मन में गुस्सा और बढ़ेगा और वो हिजबुल्लाह के साथ खड़ा होगा। लेबनान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं कि जो हथियार है उस पर स्टेट की मोनोपोली होनी चाहिए। आइडियल पोजीशन तो यही है। किसी भी देश में आइडियल पोजीशन ये है कि हथियार राज्य के पास होना चाहिए, आर्मी के पास होना चाहिए। लेकिन आर्मी के पास हथियार क्यों होता है? भारत की आर्मी के पास अगर हथियार है तो वो क्यों है? क्योंकि भारत को यह भरोसा है कि अगर कोई भी देश हमारे ऊपर हमला करेगा तो हमारी सेना उसका जम के मुकाबला करेगी और उसको शिकस्त देगी।
अगर यह भरोसा जनता के अंदर ना हो, अगर भारत की जनता यह माने कि हमारी सेना हमारी रक्षा करने में नाकाबिल है, तो आप बताइए उस सेना के ऊपर गर्व कहां से होगा। आज हम लोग उस सेना के सामने सर झुकाते हैं, उस सेना को सैल्यूट करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी आर्मी दुनिया की किसी भी आर्मी से पूरी ताकत के साथ टकराने के लिए तैयार है। अगर यह भरोसा लेबनान में होता, अगर हिजबुल्लाह के लोगों को भी यह भरोसा होता और हिजबुल्लाह के समर्थकों को भी यह भरोसा होता कि लेबनान की आर्मी इजराइल, अमेरिका और किसी भी दूसरे मुल्क से भिड़ने को तैयार है, तो वो हथियार क्यों उठाते। अमल मूवमेंट की पूरी हिस्ट्री आप देख लें, हिजबुल्लाह की पूरी हिस्ट्री देख लें, वो पैदा ही इसलिए हुआ था क्योंकि लेबनीज जो आर्मी थी और लेबनीज जो गवर्नमेंट थी, उसने अमेरिका और इजराइल के सामने एक तरह से समर्पण कर दिया था, लड़ने को ही तैयार नहीं थी। तो कोई तो खड़ा होगा मुल्क को बचाने के लिए। हिजबुल्लाह उस मुल्क को बचाने के लिए खड़ा हुआ था और पिछली जंग में भी इजराइल को शिकस्त दी थी, इस जंग में भी इजराइल को शिकस्त दी। लेकिन जो लीडरशिप थी, हिजबुल्लाह सिर्फ इतना नहीं चाहता है, यह नहीं चाहता है कि वहां पर इंटरनल कोई सिविल वार शुरू हो जाए, और इसीलिए सबकी इज्जत करते हुए उसने हथियार डाले और सीज फायर को एक्सेप्ट किया, क्योंकि इजराइल की लगातार कोशिश यही है कि वहां पर कैसे भी सिविल वार शुरू हो जाए। अभी वहां नई गवर्नमेंट बन गई है और हिजबुल्लाह भी उसका हिस्सा है। हिजबुल्लाह इंतजार कर रहा है कि लेबनीज आर्मी क्या करती है। अभी कल हिजबुल्लाह के जो चीफ थे, उनका बयान आया था, बाकायदा टेलीवाइज बयान आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर आर्मी इजराइल को पीछे नहीं भेजती है तो हिजबुल्लाह फिर से एक्शन के लिए मजबूर होगा। और जिस तरह के हालात बने हैं आप देख लीजिएगा, बहुत दिनों तक यह तमाशा नहीं चलने वाला है। इनके पोस्ट पे फिर से हमला होगा और फिर से इजराइल और हिजबुल्लाह की जंग शुरू हो जाएगी, अगर चीजें ऐसे ही चलती रही तो। आप देखिए, डर हिजबुल्लाह का इतना बड़ा है कि अभी तक जो नार्दर्न इलाका इजराइल का खाली हुआ था, जो लेबनान के साथ बॉर्डर वाला है, वहां पूरे लोग लौट के नहीं आए हैं। अब वहां सेफ हाउसेज बनवाए जा रहे हैं। इजराइल मिलियंस खर्च कर रहा है वहां सेफ हाउसेज बनवाने का, अभी ठेका दिया गया है, फिर सेफ हाउसेज बनेंगे, तब शायद लोग वापस आए। वापस आएंगे कि नहीं आएंगे ये अभी भी नहीं कहा जा सकता। जबकि इजराइल के सारे हमलों के बीच, सारी बमबारी के बीच भी जो लेबनान के, साउथ लेबनान के लोग हैं, वो अपने घरों में लौट रहे हैं और लगातार अपने घरों में बस रहे हैं। उनका यह कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे। और हिजबुल्लाह वहां के लोगों की मदद भी कर रहा है, फाइनेंशियल मदद भी कर रहा है और उनकी रक्षा की, उनको सिक्योर रखने की गारंटी भी ले रहा है। तो आप सोचिए, वहां की जो आवाम है वो आर्मी के ऊपर भरोसा करेगी या फिर हिजबुल्लाह के ऊपर भरोसा करेगी। और अभी लेबनान वगैरह से जंग किसी तरह से खत्म हुई है, एक नया माहौल यह बनने लगा है कि क्या इजराइल की अगली जंग इजिप्ट के साथ शुरू होने वाली है। इजराइल के जो दूत हैं, राजदूत जो हैं, एम्बेसडर जो हैं, उन्होंने अमेरिका में शिकायत की है कि इजिप्ट अपनी सेनाओं को सिनाई में नए सिरे से तैनात कर रहा है। वैसे यह शिकायत सही है। इस तरह के वीडियोस आए हैं कि वहां पैरा ट्रूपर और जंग का सारा जो माहौल होता है, उसके हिसाब से आर्मी की तैयारी चल रही है। साफ साफ वीडियोस आए हैं। इजिप्ट का यह कहना है कि सिनाई में वो सारी तैयारी इसलिए कर रहा है कि वहां जो आतंकवादी अगर आ जाएं तो उनका मुकाबला कर सके। लेकिन बहुत साफ दिखाई दे रहा है कि अगर इजराइल जबरदस्ती फलस्तीनियों को इजिप्ट में घुसाने की कोशिश करेगा तो अगली जंग जो लड़नी होगी वो इजिप्ट के साथ लड़नी होगी। और तब अमेरिका के लिए थोड़ी मुश्किल भी खड़ी हो जाएगी कि क्या ईरान के साथ या लेबनान के साथ जंग में जिस तरह से वो इजराइल के साथ बिल्कुल आंख मूंद के खड़ा रहा है, क्या इजिप्ट के खिलाफ भी खड़ा रह पाएगा। इजिप्ट जो अमेरिका का अच्छा खासा दोस्त है, अच्छा खासा पार्टनर है, क्या उसके खिलाफ भी अमेरिका उसी तरह से खड़ा रह पाएगा। इजिप्ट से कई सारे बयानात आए हैं, जंग होगी तो हम एक दिन में हरा देंगे, ऐसे बयानात आते रहते हैं। मैं उनमें से नहीं हूं जो यहां आपको कहूं कि इजिप्ट की सेना एक दिन में इजराइल को हरा देगी। लेकिन हां, इतना जरूर कह सकता हूं कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी। यह लड़ाई हमास के ऊपर अटैक जैसी नहीं होगी। यह लड़ाई खतरनाक होगी, जैसी लेबनान के साथ थी, जैसी हिजबुल्लाह के साथ थी, और इजराइल को अच्छा खासा नुकसान होगा। आप ये देखिए, कल तक ट्रंप साहब कह रहे थे कि अगर शनिवार की शाम तक, सैटरडे की इवनिंग तक सारे के सारे अगवा किए हुए लोगों को हमास ने नहीं लौटाया तो यह हो जाएगा, वो हो जाएगा, जहन्नुम बना देंगे, वगैरह वगैरह। उसी के सुर से सुर मिलाकर नेतन्याहू साहब कह रहे थे कि अगर सैटरडे की रात 12 बजे तक सारे लोग नहीं लौटे तो हम ये कर देंगे, जंग फिर से शुरू होगी, फलां होगा, ढिमका होगा। कुछ नहीं हुआ। शनिवार को जो पहले से तय था, 3 लोगों को उसने रिहा किया, बदले में 250-300 लोगों को इजराइल ने रिहा किया और मामला आगे चल रहा है। खबर यह आ रही है कि आज शायद 4 लाशें वापस करेगा हमास,
4 ऐसे अगवा किए हुए लोगों को वापस करेगा जो मर चुके हैं, और उसके बाद आने वाले शनिवार को पहले का जो वादा था उसी के हिसाब से 3 या 4 इजरायलियों को रिहा करेगा, और उसके बदले में इजराइल 250-300 लोगों को फिर रिहा करेगा। और इसमें 19 साल से कम उम्र के वो सारे बच्चे जिनको इजराइल ने 8 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था, जिन्होंने किसी लड़ाई में, किसी जंग में हिस्सा नहीं लिया है, जिनके पास से कोई हथियार नहीं मिला था, ऐसे सारे बच्चों को रिहा करेगा जिनकी संख्या 100 से ज्यादा है। तो सब कुछ वैसे ही चल रहा है। नेतन्याहू अब भी बयान दे रहे हैं। एक जगह सवाल पूछा गया कि क्या हमास इस बात के लिए राजी हो गया है कि जंग खत्म होने के बाद गजा के ऊपर जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है वो शासन करेगी। नेतन्याहू पहले यही कह रहे थे कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी गजा को संभाले। अब वो कह रहे हैं ना पैलेस्टीनियन अथॉरिटी कुछ करेगी, ना हमास करेगा, सारे लोगों को निकाल दिया जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति का जो प्लान है वही लागू होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति का प्लान तो शनिवार रात तक सबको वापस ना करने पर जंग का भी था, वो क्यों नहीं लागू हुआ? दरअसल मैं आपको बताऊं, इजराइल सबसे बड़ी लड़ाई अपने अंदर लड़ रहा है। इजराइल के अपने वजूद को लेकर बड़ा खतरा है। बाहर से बहुत सारा शोर दिखाई देता है, बाहर से बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजें दिखाई देती हैं, लेकिन अंदर से इजरायली इकॉनमी लगातार तबाह हो रही है। इजराइल से बहुत सारे ऐसे लोग जो प्रोफेशनल्स थे वो इजराइल छोड़कर चले गए हैं। नॉर्दर्न इजराइल लगभग खाली पड़ा हुआ है। नेतन्याहू का जबरदस्त विरोध है। एक तरफ खबर प्लांट कराई जाती है इजरायली अखबारों में कि नेतन्याहू सेकेंड फेज के जो सीज फायर का सारा बातचीत का मामला है उसके पक्ष में नहीं है, उसके मुखालिफ है। और दूसरी तरफ खबरें यह आती हैं कि पहले ही इजरायली ऑफिसर दोहा पहुंच चुके हैं और सेकेंड फेज की बातचीत शुरू हो चुकी है। तो खबरें लगातार प्लांट कराई जाती हैं कि इजराइल बिल्कुल जंग के लिए तैयार है, लेकिन उनमें यह खबरें दब जाती हैं कि पिछली जंग में जो सैनिक गए थे मेंटल इशू से, बड़ी संख्या में मेंटल इशू से गुजर रहे हैं, बड़ी संख्या से फिजिकल इश्यूज से गुजर रहे हैं, दिमागी तवाजुन उनका बिगड़ गया है, बहुत सारे चोटिल हैं। मैंने आपको बताया था कि जो संख्या बताई गई थी कि इतने घायल हैं और इतने मारे गए हैं, असली संख्या उससे काफी ज्यादा है और वहीं के बयानों से निकल के आई। तो इजराइल में खुद अपनी परेशानी है। आज अगर कोई बड़ी जंग हो तो सैनिक इकट्ठा करना मुश्किल हो जाएगा। आप जानते हैं लेबनान से जब वार चल रही थी, जब 2 फ्रंट पे लड़ाई लड़नी पड़ रही थी, हमास के साथ भी और हिजबुल्लाह के साथ, तो इनको आर्मी में भर्ती करने के लिए नए लोग नहीं मिल रहे थे। लेकिन क्या होता है कि जब अपनी जनता में यह नशा भर दिया जाता है कि हम तो सबसे मजबूत हैं, हम तो सबको खत्म कर सकते हैं, हम तो सबको बर्बाद कर सकते हैं, तो वो माहौल बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। और वही माहौल बनाने के लिए कभी ईरान पे आक्रमण की बात की जाती है। आज मैं इरना पढ़ रहा था, उसमें एक मजेदार न्यूज था। IRGC के जो कमांडर हैं, ईरान की आर्मी के जो कमांडर हैं, उन्होंने बयान दिया कि हम ट्रू प्रॉमिस 3 के लिए तैयार हैं, यानी कि हम इजराइल के ऊपर कभी भी हमला कर सकते हैं। यकीन जानिए कोई हमला नहीं होने वाला है, ऐसे हमले नहीं होते हैं। यह बयान अपने अपने लोगों को चार्ज रखने के लिए होता है। लगातार इजराइल से यह बयान आ रहा था कि हम ईरान के ऊपर हमला करने वाले हैं, तो पहले वहां के प्राइम मिनिस्टर ने बयान दिया, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने बयान यह दिया कि न्यूक्लियर फैसिलिटी को हम और बड़ा कर रहे हैं। उसके बाद उनके फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि अगर हमला होगा तो इजराइल की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी, हम मुकाबला करेंगे। और अब IRGC के कमांडर ने कहा कि वो क्या हम पे हमला करेंगे, हम ही उन पे हमला करने के लिए तैयार हैं। तो ये साइकोलॉजिकल वार चलता है। ये साइकोलॉजिकल वार इजराइल में नेतन्याहू लगातार चला रहा है, लोगों को यह भरोसा दिला के कि वो तो सबको बर्बाद कर देगा, सारी जमीनें छीन लेगा, सारे मकान जमींदोज कर देगा। इस पूरे माहौल को बनाए रखने के लिए आम लोगों को, जो आम शहरी हैं, उनको परेशान करना तो आसान है। जैसे वेस्ट बैंक के बारे में मैं लगातार अपडेट देता हूं कि वेस्ट बैंक से लोगों को लगातार निकाला जा रहा है। 1967 से के बाद सबसे ज्यादा संख्या में वेस्ट बैंक से लोगों को निकाला गया है। लेकिन जहां तक हमास से सीधी लड़ाई का मामला है, जहां तक ईरान से सीधी लड़ाई का मामला है, यहां तक कि इजिप्ट और हिजबुल्लाह से सीधी लड़ाई का मामला है, यकीन जानिए जब तक अमेरिका उसको पूरी तरह से यह नहीं कह देगा कि हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं, हम अपनी आर्मी तक भेज देंगे, हथियारों के बावजूद वह आसानी से ये लड़ाइयां शुरू नहीं करेगा, उसको पता है। ट्रंप के बयान का एक नुकसान भी हुआ है। पूरी दुनिया में इस सीज फायर के बाद जो इजराइल की मलामत थोड़ी कम हुई थी, जुलूस वगैरह थोड़े कम निकल रहे थे, एक बार फिर से निकलने शुरू हो गए हैं। अभी अगर पिछले हफ्ते की बात करूं तो लिवरपूल में जुलूस निकला, लंदन में तो बहुत बड़ा जुलूस निकला, अमेरिका के डलास में जुलूस निकला, डेनमार्क स्वीडन से तस्वीरें आई जिसमें बर्फबारी हो रही है और उसमें लोगों ने जुलूस निकाला हुआ है। जर्मनी में कई सारे जुलूस निकले। तो एक बार फिर से जुलूसों का सिलसिला शुरू हो गया है नेतन्याहू और इजराइल के खिलाफ। तो एक तरफ आपके आर्मी तैयार नहीं है,
जब लड़ाई की बात हुई थी कि हमास से दोबारा लड़ाई शुरू होगी तो आर्मी के चीफ्स ने कह दिया कि भाई अभी हम लड़ने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ आपकी इकॉनमी तबाह हो रही है, तीसरी तरफ आपने अगल बगल सबको दुश्मन बना लिया है। अब इजिप्ट पहले भी कह रहा था कि हम गजा को दोबारा बसाएंगे, अब और पूरी ताकत के साथ कह रहा है, और सिनाई में जिस तरह की तैयारियां कर रहा है ऐसा लगता है कि वो जंग तक जाने के लिए भी तैयार है। ईरान आपसे दबने और झुकने को तैयार नहीं है। हिजबुल्लाह को खत्म करने का आपने दावा किया, हमास को खत्म करने का दावा किया, लेकिन ना हमास खत्म हुआ ना हिजबुल्लाह खत्म हुआ। हो सकता है थोड़े कमजोर हुए हों, तो थोड़ी कमजोर तो आपकी आर्मी भी हुई है। इस लड़ाई में आपके लोग भी मारे गए हैं। नॉर्दर्न इजराइल में अभी तक आपके लोग लौटने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। साफ बता रहा है कि आपके जो नागरिक हैं उनके अंदर लेबनान या फलस्तीन के लोगों जितनी हिम्मत नहीं है कि बंदूकों, गोलियों और बमों के बीच में भी वापस लौटने की हिम्मत करें, उनका सामना कर सकें। कोई भी जंग शुरू होगी, हमास के साथ शुरू हो, चाहे वो हिजबुल्लाह के साथ शुरू हो, चाहे ईरान के साथ शुरू हो, चाहे किसी के साथ भी अगर शुरू होगी, तो आपके शहरों तक बम गिरेंगे। आपने जो एक ये माहौल बना के रखा था कि आयरन डोम के रहते हमारे यहां कोई मिसाइल नहीं पहुंच सकती, हूथी जैसे ऑर्गेनाइजेशन ने जो अच्छी खासी दूरी पर आपके है, उसने भी सीधे तेल अवीव तक अपनी मिसाइलें पहुंचाई। तो ये भी एक जो आपने अपनी जनता को बता के रखा था कि कुछ भी हो जाए, हमारे मुल्क के ऊपर कोई बम नहीं गिर सकता, हमारे मुल्क पे मिसाइलें और ड्रोन नहीं आ सकती, ये भी टूट गया। तो इन सब के टूटने के बाद आप जानते हैं आपके नागरिक भी इस जंग के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए जब यह खबर प्लांट की जाती है कि नेतन्याहू मुखालिफ है सेकंड फेज के, एक बड़ा जुलूस निकल जाता है। कल भी एक बड़ा जुलूस निकला तेल अवीव में, और कल ही तेल अवीव में एक और घटना हुई है, चाकूबाजी और कार में एक बम विस्फोट में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। अब जाहिर है कि आप अगर वेस्ट बैंक में ये सारा कुछ करेंगे तो यहां भी प्रतिक्रिया होगी, वो लोग आपके यहां भी इस तरह की कार्रवाई करेंगे। तो नेतन्याहू ने इजराइल को एक ऐसे एंडलेस सुरंग में घुसा दिया है जिसमें कहीं रोशनी दिखाई नहीं दे रही। बाहर से सब भले चमकता दिखाई दे रहा हो, लेकिन अंदर हजार परेशानियां हैं। वहां का भी जो आम नागरिक है वो डरा हुआ है कि सबके खिलाफ मोर्चे खुले हुए हैं, जाने कहां से कब बम बरसने शुरू हो जाएं, जाने कहां से कब ड्रोन बरसने शुरू हो जाएं। नतीजा यह है कि सीज फायर चल रहा है और फिलहाल चलता रहेगा। अभी कल की खबर बताऊं कि इन्होंने दो काम किए। पहली बात तो यह की कि इजिप्ट से जो घर आने थे, बने बनाए घर वगैरह, उनको तो इन्होंने नहीं आने दिया है, लेकिन फ्यूएल यानी कि तेल जिसकी जरूरत गजा में बहुत ज्यादा थी, वो बड़े पैमाने पर कल अंदर आया है। इमदाद भी बड़े पैमाने पर आ रही है। जो रबल है उसको साफ करने के लिए बुलडोजर वगैरह आ गए हैं, उसकी सफाई लगातार शुरू हो गई है। और बात ये लोग डिपॉपुलेशन की कर रहे हैं कि वहां से लोगों को भगाया जाएगा, लेकिन लोग लौटकर अपने अपने घरों पर काबिज हो रहे हैं और जिनके घर टूट गए हैं उनको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी अरब लीग की बैठक होनी है, उसमें भी गजा को फिर से कैसे बसाया जाए इस पर बात होगी। सबका कांटा सिर्फ एक है कि हमास को कैसे निकाला जाए। और यह बात मैं बहुत साफ कर चुका हूं कि गजा में लड़ाई कोई हमास ने शुरू नहीं की थी। जब हमास नहीं था तो फतह था, जब फतह नहीं था तो कोई और संगठन था, और कल अगर हमास नहीं होगा तो वहां फिर एक नई लड़ाई शुरू होगी। जब तक फलस्तीन को एक आजाद मुल्क का दर्जा नहीं दिया जाता है, जब तक फलस्तीन को एक खुद मुख्तार मुल्क नहीं बनने दिया जाता है, इजराइल जब तक वहां पर लगातार दबाव डालता रहता है, जब तक छोटे छोटे बच्चों को 18-18 साल की सजा देता है, तब तक वहां विद्रोह चलता रहेगा, तब तक वहां हथियार उठते रहेंगे। हथियार वहां इसलिए उठते हैं क्योंकि शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत से मामले को सुलझाने के सारे रास्ते अमेरिका और इजराइल बंद कर चुके हैं। जब भी शांति से कोई प्रस्ताव आने की बात होती है, जब शांति से कोई संघर्ष होने की बात होती है, तो उसमें सबसे पहले अमेरिका और इजराइल बाधा पहुंचाते हैं और ऐसे लीडर्स को जो अमन की बात करते हैं मार डालते हैं। इसीलिए वहां के लोग जानते हैं कि इजराइल के खिलाफ लड़ाई सिर्फ और सिर्फ हथियार से लड़ी जा सकती है। तरीका एक ही है, दुनिया के तमाम सारे मुल्क जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं वो बैठे सर जोड़ के, ट्रंप को भी समझाएं, नेतन्याहू को भी समझाएं, दो हिस्से करें जैसा कि यूएन ने तय किया था, एक हिस्सा फलस्तीन को दें, एक हिस्सा इजराइल को दें। देखें सारी जंग खत्म हो जाएगी, फलस्तीन अपने इलाके में शांति से रहेगा, फलस्तीन अमन की राह पर चलना शुरू कर देगा। जब तक ये नहीं होता, अमन की कोई संभावना नहीं है।
तो ये अपडेट्स हैं, आगे भी जो अपडेट आएंगे वो मैं अपडेट करता रहूंगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, वीडियोस हमारे देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर हमारी मदद करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट खोलिए। 3 रुपए रोज से भी कम पर आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं, सुपर थैंक दे सकते हैं, सीधी मदद कर सकते हैं और इन वीडियोस को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक पहुंचाकर तो आप हमारी सबसे बड़ी मदद कर सकते हैं। जुड़े रहिए, आप ताकत देंगे तो हम सत्ता और कैमरे की आंख में आंख डालकर लगातार सच कहते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।